दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, फॉर्म संख्या 360 को कैसे भरते हैं, इसका चौथा और आखिरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। लेकिन इससे पहले कि आज की वीडियो शुरू करूँ, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे अभिकर्ताओं का कहना होता है कि हमारा जो चैनल पर वीडियो पोस्ट होती है वह बहुत लंबी होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दोस्तों, मैं जब अपने चैनल पर किसी वीडियो को बनाता हूं तो हमारा ध्यान सिर्फ इतना होता है कि यदि हमारे चैनल पर कोई अभिकर्ता जुड़ता है तो उसको जिस भी टॉपिक पर अगर वह जानकारी ले रहा है तो उसको उस टॉपिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इस चक्कर में निश्चित रूप से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और यदि सिर्फ चैनल को ग्रो करना हो तो उसके लिए वीडियो को छोटा किया जा सकता है। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, उनको अपनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, मेरा लक्ष्य एकमात्र यह है कि यदि कोई अभिकर्ता मुझसे जुड़ता है, चाहे वह मेरे चैनल के जरिए जुड़े या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे या फिर फेसबुक पर जुड़े, यदि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हमसे जुड़ने का लाभ आपके एजेंसी में, आपके व्यवसाय में, आपकी सफलता के रूप में आपको दिखाई देना चाहिए। खैर, चलिए हम चलते हैं अपने मूल विषय की ओर। फॉर्म संख्या 360 को कैसे भरते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली 3 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया था कि फॉर्म संख्या 360 के पेज नंबर 8 तक को कैसे भरते हैं। अब इस समय आपके स्क्रीन पर फॉर्म संख्या 360 का पेज नंबर 9 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब दोस्तों, LIC यहाँ पर कहती है कि यदि आपका प्रस्तावक अनपढ़ है, अर्थात यदि वह अंगूठे का निशान लगाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह जो फॉर्म है इसको एक व्यक्ति के द्वारा घोषित किया जाना चाहिए, यानी प्रमाणित किया जाना चाहिए। और यह जो व्यक्ति है यह LIC का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी LIC का एजेंट नहीं हो, LIC का विकास अधिकारी न हो। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस फॉर्म को सत्यापित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि अधिकतम अभिकर्ता अपना ही सिग्नेचर और अपना ही एजेंसी कोड डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरी राय होगी कि जिस घर में आप बीमा कर रहे हैं, बेहतर होगा कि यदि उसी घर का कोई एक दूसरा सदस्य हो, लेकिन माइनर नहीं होना चाहिए, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और वह पढ़ा लिखा हो, तो उसके द्वारा ही यदि आप सिग्नेचर कराते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो जब वह इस फॉर्म को यहाँ पर घोषणा करेगा तो क्या लिखेगा, प्रस्तावक जो भाषा समझता है उस भाषा को लिखना है। जैसे मान लीजिए प्रस्तावक अगर हिंदी समझता है तो क्या लिखेंगे, मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने प्रस्ताव पत्र के उपरोक्त प्रश्नों और सामग्री को प्रस्तावक को हिंदी भाषा में, मतलब यहाँ पर हिंदी लिखा जाएगा, हिंदी भाषा में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। और प्रस्तावक ने उसे पूरी तरह समझने के बाद ही अपने अंगूठे का निशान लगाया है। अब जो व्यक्ति है उसका सिग्नेचर यहाँ पर कराना चाहिए, उसके बाद उसका नाम और उसका पूरा पता आपको लिख देना चाहिए। अब चलते हैं नीचे ऑप्शन पर। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45। यह क्या कहती है। अब दोस्तों, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 का यह जो पहला ऑप्शन है वो यह कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को बीमा देते हैं तो बीमा जारी होने की तिथि, यानी कि जिस डेट में आप बीमा चालू करा रहे हैं वह डेट, या फिर जोखिम शुरू होने की तिथि, यानी जो रिस्क कवर शुरू होने की तिथि है वह। अब इससे क्या मतलब है, देखिए, जिस डेट में आप बीमा करते हैं, बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी होती हैं कि उसी डेट में रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप बच्चे का बीमा करते हैं तो उसका रिस्क कवर तत्काल शुरू नहीं होता, खास तौर से यदि बच्चे की अवस्था 8 साल या उससे कम होती है तो उस कंडीशन में तो जो जोखिम होने की तिथि होगी वह। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि यदि पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, तो यदि आप पॉलिसी को रिवाइव कराते हैं तो जो रिवाइव की डेट होगी वह, यानी यहाँ पर 3 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन हो गया पॉलिसी जारी होने की तिथि, दूसरा ऑप्शन हो गया डेट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क कवर शुरू होने की तिथि, और तीसरा ऑप्शन हो गया पॉलिसी को रिवाइव कराने की तिथि। इनमें से जो भी बाद में पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में से जो भी बाद में पड़ेगा उसके 3 साल के भीतर क्लेम के संबंध में जो बीमा धारक है या जो प्रस्तावक है वह किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। इंश्योरेंस एक्ट की 1938 का यह जो दूसरा ऑप्शन है इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में यह लिखा जाता है कि डेट ऑफ रिस्क, डेट ऑफ कमिटमेंट या डेट ऑफ रिवाइवल, इनके 3 वर्षों के अंदर अगर किसी भी धोखाधड़ी का पता चलता है तो जो बीमा कंपनी है, यानी कि यहाँ पर LIC के विषय में कहा जा रहा है, तो जो LIC है यह बीमा धारक को
या फिर नॉमिनी को, और यदि पॉलिसी असाइन हुई है तो जो असाइनी है उसको प्रश्न पूछ सकती है। अब देखिए यहाँ पर धोखाधड़ी के संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। तो पहला स्पष्टीकरण क्या है? पहला स्पष्टीकरण है कि जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय यदि किसी तथ्य को छिपाया जाता है या फिर उसके विषय में गलत जानकारी दी जाती है। अब चूंकि जो प्रपोजल भरा जाता है, अब वो प्रपोजल हो या फिर रिवाइवल फॉर्म हो, तो जो फॉर्म आप भरते हैं उसी फॉर्म के आधार पर ही पॉलिसी को रिवाइव करने का या पॉलिसी को जारी करने का निर्णय बीमा कंपनी लेती है। तो यदि ऐसा कुछ तथ्य छिपाया जाता है तो बीमे की भाषा में उसको धोखाधड़ी ही माना जाएगा। अब नीचे देखेंगे तो यह जो इंश्योरेंस एक्ट है, यहाँ पर दूसरा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। यह क्या कहता है? अब इस स्पष्टीकरण के अनुसार जो बीमा करता है यानी जो LIC है, वह जोखिम का आकलन फॉर्म के आधार पर करती है। यदि आप यह जानते हैं कि उसके जीवन पर किसी तरह का रिस्क है और उसके लिए आप कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते, आप मौन रह जाते हैं, मतलब हाँ भी नहीं बोलते हैं और नहीं भी नहीं बोलते हैं, तो ऐसे मौन को भी धोखाधड़ी ही माना जाएगा। तो जो बीमा कंपनी है वह आपसे अर्थात अभिकर्ता से या फिर प्रस्तावक से यह उम्मीद करती है कि वह जो भी जानकारी है उसके लिए वह मौन न रहे, वह पूरी की पूरी जानकारी बीमा कंपनी को प्रस्तुत करे। अब एक अभिकर्ता के रूप में आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि फॉर्म जो है आपका ग्राहक भर रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको जब आप एक बीमा करते हैं तो आपको ACR भरना पड़ता है, और जब आप ACR लगाते हैं तो उसमें यदि ऐसी कोई जानकारी है जिसकी वजह से कि जीवन पर रिस्क बढ़ रहा है तो वो जानकारी आपको अपने ACR में जरूर सबमिट करना चाहिए। अब यहाँ पर इस एक्ट का तीसरा ऑप्शन आता है। तीसरे ऑप्शन में क्या कहता है? कोई भी बीमा करता सिर्फ धोखाधड़ी के आधार को दिखाकर किसी पॉलिसी को रद्द नहीं कर सकता। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आज की डेट में आप प्रपोजल भर रहे हैं और आज की डेट में जो आप जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी पूरी सही है, लेकिन वास्तविकता में वह जानकारी गलत हो। जैसे मान लीजिए आज की डेट में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि उसका स्वास्थ्य डिस्टर्ब चल रहा है और उसने प्रपोजल फॉर्म को भर दिया, तो ऐसी कंडीशन में इसको धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा। यह धोखाधड़ी तभी मानी जाएगी कि जब किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया हो या जानबूझकर उसके लिए मौन रहा गया हो। लेकिन यदि बीमा कंपनी इस तरह की धोखाधड़ी का अगर कोई आकलन करती है और वह जो बीमा कंपनी है इस तरह के क्वेश्चन मार्क रखती है, तो जो पॉलिसी धारक है या फिर यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है तो जो उस पॉलिसी के लाभार्थी हैं जैसे नॉमिनी है तो उसको यह चीज साबित करनी होगी। तो इस प्रकार से यह पेज संख्या 9 अब कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम पेज संख्या 10 की ओर। पेज संख्या 10 पर इस एक्ट का चौथा ऑप्शन दिया गया है। अब इस ऑप्शन के जरिए क्या बोला गया है कि किसी भी पॉलिसी को जारी होने की तिथि यानी डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ रिस्क या डेट ऑफ रिवाइवल, इसके 3 साल के अंदर जो बीमा करता है यानी जो LIC है वह किसी भी धोखाधड़ी वाले दस्तावेज के आधार पर उसके पास यह शक्ति होती है कि वह क्वेश्चन कर सकती है। अब यदि LIC इस तरह का कोई क्वेश्चन करती है तो जो बीमित व्यक्ति है या फिर जो प्रस्तावक है या जो नॉमिनी है या यदि पॉलिसी असाइन हुई है तो जिसके नाम पर जिसके फेवर में असाइन हुआ है यानी जो असाइनी है उसको उस दस्तावेज को प्रमाणित करना पड़ेगा। और यदि वह जो व्यक्ति है वह उस दस्तावेज को प्रमाणित नहीं कर पाता है और यह जो पॉलिसी है LIC के द्वारा रद्द कर दी जाती है तो उसके द्वारा जितनी भी प्रीमियम जमा की गई होगी यह LIC की जिम्मेदारी होगी कि 90 दिनों के अंदर उसके द्वारा जमा की गई सभी प्रीमियम को वह वापस करे, यानी LIC को वापस करना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है। स्पष्टीकरण में क्या लिखा है? इस उपधारा के लिए गलत बयानी या तथ्य छिपाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं हो। यह साबित करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की है कि यदि बीमाकर्ता इस तथ्य से अवगत होता है तो बीमित को जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती। तो यह स्पष्टीकरण दिया गया है। इन सभी चीजों को क्लियर कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रस्तावक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान करा लेना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर प्रस्तावक का सिग्नेचर करा लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41। आइए इसको भी देख लेते हैं। अब इस एक्ट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए या खरीदने के लिए किसी भी तरह का कमीशन का पूर्णतः या आंशिक छूट देने का या किसी भी तरह का प्रलोभन देने की कोशिश नहीं करेगा।
और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको अपराधी माना जाएगा। अब यहाँ पर अगली लाइन में एक चीज और दिया गया है कि यदि कोई अभिकर्ता अपने लाइफ पर अगर कोई बीमा लेता है तो उस पॉलिसी के जरिए उसको जो कमीशन मिलता है उसको इससे अलग रखा गया है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन में चूक करने वाला व्यक्ति दंड का पात्र होगा और यह दंड 10 लाख रुपए तक हो सकता है। यानी यदि कोई अभिकर्ता छूट देता है या फिर कोई बीमा धारक किसी छूट का पैसा लेकर बीमा पॉलिसी कराता है तो ऐसा व्यक्ति दंड का पात्र होगा और उसको 10 लाख रुपए तक का दंड लग सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर अभिकर्ता को और जो प्रस्तावक है उसका सिग्नेचर दोनों का होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावक का सिग्नेचर होगा या फिर अंगूठा का निशान लगाया जाएगा और उसके बाद राइट साइड में जो अभिकर्ता है उसका सिग्नेचर होगा। अब चूंकि यह जो प्रपोजल फॉर्म है 360 बच्चों के लिए भरा जाता है तो यहाँ पर जो प्रस्तावक है डिटेल भरता है। प्रस्तावक लिखता है जितने का भी बीमा आप कर रहे हैं यानी जो सम एश्योर्ड है उसको रुपए के जस्ट बगल में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। प्रस्तावक यह कहता है कि मेरे पुत्र के जीवन पर 5 लाख रुपए का बीमा किया गया है। यदि भविष्य में मैं इसको सरेंडर करता हूँ या यदि मैं इस पर लोन लेता हूँ या किसी भी तरह का इस पॉलिसी के जरिए अगर हमको कोई पेमेंट मिलता है तो जो बीमित व्यक्ति है यानी जो बच्चा है इस पैसे का उपयोग उस बच्चे के फ्यूचर के लिए ही करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर साक्षी का हस्ताक्षर है यानी जो अभिकर्ता है उसको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देता हूँ और इसके बाद राइट साइड में प्रस्तावक का सिग्नेचर कराना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो प्रस्तावक है मैं उनका सिग्नेचर करा देता हूँ। अब यहाँ नीचे देखिए क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि जब बच्चे की उम्र 18 साल की होगी तो उसके बाद की जो वर्षगांठ होगी यानी जो पॉलिसी की वर्षगांठ होगी यह जो पॉलिसी है इसका पूर्ण स्वामित्व यानी इसका जो पूरा मालिकाना हक है वह उस बच्चे को मिल जाएगा जिसके जीवन पर बीमा हो रहा है। अब यहाँ पर जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को लिखना होगा और जिस जगह पर फॉर्म भर रहे हैं वो जगह का नाम भी लिखना होगा। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर डेट और स्थान दोनों डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्रस्तावक का सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान कराना होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर प्रस्तावक का सिग्नेचर करा दिया और लेफ्ट साइड में अभिकर्ता का सिग्नेचर होगा और उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं और फिर पेशा और पता, तो इसमें अभिकर्ता का पता और पेशा लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपनी डिटेल डाल दी है। ठीक इसी तरह से आपको भी अपनी डिटेल डाल देनी चाहिए। अब यदि आप यहाँ पर नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यदि जीवन तरुण पॉलिसी दे रहे हैं तो यह डिटेल आपको भरनी पड़ती है और डिटेल भरने के बाद यहाँ पर प्रस्तावक का सिग्नेचर कराना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर नॉट अप्लाई लिख देते हैं। और अब चलते हैं पेज संख्या 12 की ओर। अब पेज संख्या 12 पर मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के सेटलमेंट के ऑप्शन को दिया गया है। अब दोस्तों जब आप जाएंगे ग्राहक के पास तो 2 तरह के ग्राहक आपको मिलेंगे। एक ग्राहक ऐसा मिलेगा जो कि सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहेगा और दूसरा ग्राहक ऐसा मिल सकता है कि जो सेटलमेंट ऑप्शन नहीं लेना चाहेगा। तो दोनों ही परिवेश में इस फॉर्म को कैसे भरेंगे यानी इस पेज को कैसे भरते हैं हम इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो ग्राहक है वह सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहता है। अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें LIC पूछती है क्या आप जो पॉलिसी की मैच्योरिटी है इसको सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहते हैं। तो हम लिख देते हैं कि यस। अब यदि आप यहाँ पर यस चूज करते हैं तो नीचे 3 क्वेश्चन और होते हैं जिसको कि आपको भरना पड़ता है। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के जरिए LIC यह जानना चाहती है कि जो सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं आप यह कितने सालों का लेंगे, 5 साल, 10 साल या 15 साल का। तो चलिए हम चूज कर लेते हैं कि 10 साल का सेटलमेंट ऑप्शन लिया जाता है। तो यदि हम 10 साल का सेटलमेंट ऑप्शन लेंगे तो यह जो 2 ऑप्शन बचते हैं 5 और 15 हमको इसको कट कर देना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन LIC कहती है कि यदि आप सेटलमेंट ऑप्शन चयन करते हैं तो क्या आप यह चाहते हैं कि कुछ हिस्सा सेटलमेंट ऑप्शन में मिले या पूरा का पूरा जो पैसा है यानी जो पूरी की पूरी मैच्योरिटी है उसको सेटलमेंट ऑप्शन में डालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी राय होगी या तो आप पूरा का पूरा 100% चूज कीजिए या तो 50% चूज कीजिए। हालांकि चूज करने को कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन यदि इन दोनों के सिवा अगर कोई और ऑप्शन चयन करते हैं तो जब आप प्रपोजल आपका टाइप हो जाता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब प्रिंट आउट निकलता है तो वहां पर इस ऑप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर फुल लिख देते हैं और फुल वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं
और उसके बाद जहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पर हम 100% लिख देते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में LIC पूछती है कि जो सेटलमेंट ऑप्शन में पैसा आप लेना चाहते हैं या किस मोड में लेना चाहते हैं, मतलब क्या ईयरली पेमेंट चाहते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, किस बेस में आप पैसा चाहते हैं। तो ग्राहक का जो भी पसंदीदा मोड होता है आप उसको चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ईयरली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यदि सेटलमेंट ऑप्शन को मासिक विधि से लिया जाता है तो वह जो पैसा है 5,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से क्वार्टरली में 15,000, हाफ ईयरली में 25,000 और ईयरली में 50,000 से कम का पेमेंट नहीं होना चाहिए। अब यदि कैलकुलेशन करने में यह कम आता है तो जो मोड है इस मोड को चेंज किया जाएगा, या फिर जो आपने टर्म चूज किया है इस टर्म को कम या ज्यादा करके आप इसमें ला सकते हैं। जब आप इन चीजों को कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर आपको डेट, स्थान और जो प्रस्तावक है उसका नाम लिखना चाहिए और राइट साइड में प्रस्तावक का सिग्नेचर करा लेना चाहिए। दोस्तों यह तो हो गया कि हम सेटलमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं, मतलब मैच्योरिटी पर सेटलमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं। लेकिन यदि आपका ग्राहक तैयार नहीं होता कि भाई मेरे को मैच्योरिटी पूरी एक साथ चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कैसे भरेंगे? यह बहुत ही सिंपल है। इसमें सीधे हमको नॉट अप्लाई लिख देना होगा और उसके बाद ग्राहक का सिग्नेचर, डेट और स्थान का नाम लिख देना होगा। अब चलते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर भी सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है। ऊपर जो क्वेश्चन थे वो मैच्योरिटी के संदर्भ में थे, नीचे जो क्वेश्चन है वो डेथ क्लेम के संदर्भ में है। तो यदि वह सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहेगा तो यहाँ पर यस चयन करेंगे। जितने साल का सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और शेष ऑप्शन को कट कर देंगे। अब वह डेथ क्लेम की जो राशि है उसका जितना हिस्सा सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर फुल लिख दिया, 100% लिख दिया, और किस मोड में सेटलमेंट ऑप्शन का पैसा लेना चाहता है उस मोड को हमको यहाँ पर लिखना होता है। अब ठीक जैसा हमने अभी मैच्योरिटी वाले ऑप्शन में देखा था वही ऑप्शन यहाँ पर भी दे रहा है। और जब आप इन चीजों को कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर यहाँ पर प्रस्तावक का सिग्नेचर करा लीजिए। उसका जिस डेट में आपने सिग्नेचर कराया है, स्थान और जो प्रस्तावक का नाम है उसको आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए। और यदि जो प्रस्तावक है वह सेटलमेंट ऑप्शन को नहीं लेना चाहता है तो फिर जैसे अभी हम लोगों ने किया है ठीक उसी तरह से आपको नॉट अप्लाई लिखकर और कस्टमर का सिग्नेचर करा लेना चाहिए। दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूं कि अब आप यह जान चुके होंगे कि फॉर्म संख्या 360 को कैसे भरा जाता है। लेकिन फिर भी संभव है आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, तो यदि ऐसा कुछ है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको लगी हो अच्छी, हालांकि वीडियो मेरे को पता है बोरिंग वीडियो होती है क्योंकि एजुकेशनल जो वीडियो है इस तरह की वीडियो जनरली तौर पर बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, उस लाइक की बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।